जब हम किसी कमरे में दाखिल होते हैं और लाइट का स्विच दबाते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि वो पावर ग्रिड कैसे काम कर रहा है ना? बिल्कुल नहीं, हम बस स्विच दबाते हैं। हाँ, हम बस ये उम्मीद करते हैं कि रोशनी हो जाएगी, मतलब किसी को तारों की फिक्र नहीं होती। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है वो 2026 का एक बेहद विस्तृत और दिलचस्प शोध पत्र है। इसका नाम है द सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। और ये दस्तावेज असल में ये बहुत सी बातें साफ कर देता है। सही कहा। इस पूरे शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो प्रयोग करने का दौर था और वो सारा जो शुरुआती हाइप था वो अब खत्म हो चुका है। एआई अब बिजली की तरह ही हमारे समाज का एक बुनियादी ढांचा बन गया है। एकदम बिजली की तरह। मतलब अब ये कोई नई चमत्कारी चीज नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप ड्राइव का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जब कोई तकनीक हमारी भौतिक दुनिया में, मतलब हमारी फिजिकल रियलिटी में इस स्तर पर एकीकृत हो जाती है तो उसके असली मायने क्या होते हैं। देखिए, अगर हम इस दस्तावेज को ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि अब सफलता को इस बात से बिल्कुल नहीं मापा जा रहा है कि कोई नया एआई मॉडल कितने पैरामीटर्स पर काम कर रहा है। हाँ, वो तो पुरानी बात हो गई। बिल्कुल, हम अब ईयर ऑफ डिप्लॉयमेंट में जी रहे हैं। यहाँ मुख्य पैमाना अब आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन गया है। कंपनियां सिर्फ ये देख रही हैं कि एआई के इस्तेमाल से हमारी लागत में कितनी कमी आ रही है और उत्पादकता कितनी बढ़ रही है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर और भौतिक दुनिया के बीच की दीवार अब पूरी तरह से गिर रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये बदलाव सिर्फ किसी चैटबॉट के स्मार्ट होने तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है एजेंटिक एआई की। हाँ, एजेंटिक एआई, ये शब्द इस शोध पत्र में बहुत अहम है ना? मतलब ये वो एआई नहीं है जो सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देता है। शोध पत्र इसे एक कॉग्निटिव साइकिल या संज्ञानात्मक चक्र बताता है। सही। ये सिस्टम खुद डेटा को पढ़ता है, उस पर तर्क करता है, कोई कदम उठाता है और सबसे बड़ी बात, अगर कोई गलती होती है तो उसे याद रखता है ताकि अगली बार प्रक्रिया बेहतर हो सके। और इस कॉग्निटिव साइकिल का सीधा सा मतलब यह है कि इंसानी दखल की जरूरत लगभग खत्म हो रही है। मतलब आप एआई को अब ये निर्देश नहीं देते कि इस स्प्रेडशीट से ये डेटा निकालो। हाँ, आप उसे बस एक लक्ष्य देते हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं सप्लाई चेन में हो रही देरी का कारण पता लगाओ और उसे ठीक करो। बस वो एजेंट खुद तय करेगा कि लॉजिस्टिक्स विभाग के सर्वर में जाना है, शिपिंग का डेटा निकालना है, मौसम की रिपोर्ट देखनी है और वेंडर्स को ईमेल भी भेजना है। अरे वाह। हाँ, और AWS के विशेषज्ञों का जो डेटा इसमें दिया है उसके अनुसार पूरी तरह से बिना मानवीय निगरानी के काम करने वाले ये सिस्टम 2027 तक मुख्य धारा के कॉर्पोरेट बुनियादी ढांचा का हिस्सा बन जाएंगे। ये ऐसा है जैसे कोई स्मार्ट स्पीकर अचानक से एक बहुत ही सक्षम इंटर्न में बदल गया हो, जो अपना काम खुद ढूंढ लेता है। बहुत सही उदाहरण है ये। और इस शोध पत्र में क्लिनिकल सेटिंग का जो उदाहरण दिया गया है वो तो मुझे बहुत ही हैरान करने वाला लगा। एक मल्टी मॉडल एआई है जो एक ही समय में सर्जरी की लाइव वीडियो मॉनिटरिंग कर रहा है, उसी वक्त वो मरीज का पिछला इतिहास पढ़ रहा है, डॉक्टरों की आपस की बातचीत सुन रहा है और साथ ही साथ उन्हें रियल टाइम में सुझाव भी दे रहा है। हाँ, ये मल्टी मॉडल एआई की असली ताकत है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये एजेंटिक बुद्धि सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रह गई है। जब इस बुद्धि को किसी भौतिक मशीन या रोबोटिक्स में डाला जाता है तो हम फिजिकल एआई को जन्म लेते हुए देखते हैं। मतलब इंसानी आकार के रोबोट्स। हाँ, जैसे कारखानों में टेस्ला ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को अब सच में उत्पादन लाइनों पर देखा जा रहा है। इसका जो मौजूदा मॉडल है वो करीब 5 फुट 8 इंच का है, वजन 125 पाउंड है और इसकी कीमत $20,000 से $30,000 के बीच बताई गई है। अच्छा। और एक और उदाहरण है फिगर एआई का। उन्होंने BMW के एक प्लांट में अपना पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है। इन रोबोट्स ने 90,000 पुर्जों को 30,000 कारों में एकदम सटीक तरीके से फिट किया। लेकिन क्या वो इंसानों जितने तेज थे? नहीं, उनकी गति इंसानों की तुलना में सिर्फ 25% थी, लेकिन उनकी सटीकता मिलीमीटर स्तर की थी। उनका फिगर 03 मॉडल तो मतलब अपने हाथों में 3 ग्राम तक के मामूली दबाव को भी महसूस कर सकता है। 3 ग्राम? बाप रे। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि कारखानों से इंसानी मजदूर बस अब रातों रात गायब होने वाले हैं। हाँ, ये एक आम डर है। लेकिन मैंने इसी शोध पत्र में एक बड़ी तकनीकी बाधा के बारे में भी पढ़ा।
इन रोबोट्स की जो बैटरी है वो सिर्फ 90 से 120 मिनट ही चलती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर किसी रोबोट को हर 1.5 घंटे में चार्जिंग स्टेशन भागना पड़े तो क्या ये एक इंसान की पूरी 8 घंटे की शिफ्ट को रिप्लेस करने में एक बहुत बड़ी व्यावहारिक बाधा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हार्डवेयर का विकास हमेशा सॉफ्टवेयर की तुलना में थोड़ा धीमा रहता है। सही बात है। आप एक एआई मॉडल को तो रातों रात अपडेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन एक रोबोट के जोड़ों की मजबूती बढ़ाना या बैटरी के ऊर्जा घनत्व को बेहतर बनाना, ये पूरी तरह से भौतिक विज्ञान की समस्या है। हाँ, उसे कोड से नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। अभी जो लिथियम आयन बैटरियां हैं, उनके वजन और क्षमता के बीच संतुलन बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल एआई की शुरुआत है। जैसे जैसे नई बैटरी तकनीकें आएंगी, ये 90 मिनट की सीमा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो अगर सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये एजेंट हमारे दफ्तरों का काम संभाल रहे हैं और इन भौतिक बाधाओं के बावजूद रोबोट कारखानों में घुस रहे हैं, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर क्या असर हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट इस शोध में बताई गई है, वो वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ नौकरियों पर एआई के प्रभाव का अनुमान लगाती है। 30 करोड़। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो 30 करोड़ नौकरियों के प्रभावित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अच्छा, तो क्या हो रहा है? अर्थशास्त्र में इस तरह के बड़े तकनीकी बदलाव को जे कर्व के रूप में देखा जाता है, अंग्रेजी के अक्षर जे की तरह। जब कोई भी नई तकनीक आती है तो शुरुआत में उत्पादकता में भारी गिरावट आती है। मतलब काम धीमा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कंपनियों को पुराने सिस्टम हटाने पड़ते हैं, नई सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होती है। ये उस जे अक्षर का वो निचला हिस्सा है जहां लागत बढ़ जाती है और आउटपुट कम होता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई अपनी पुरानी रसोई को नया रूप दे रहा हो। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब जब तक पुरानी अलमारियां टूट रही हैं और नई बन रही हैं, तब तक तो आप वहां खाना नहीं बना सकते ना। आपकी उत्पादकता एकदम शून्य हो जाती है। सही कहा। लेकिन जब वो नई रसोई तैयार हो जाती है तो आप शायद दुगने लोगों का खाना बहुत कम समय में बना लेते हैं। बिल्कुल यही होता है। और जो कंपनियां वो रसोई टूटते समय घबरा जाती हैं, बस वहीं पिछड़ जाती हैं। एक बार जब सिस्टम सेट हो जाता है तो ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। अमेरिका में तो जीडीपी में 2.5% की वृद्धि और लेबर कॉस्ट में 1.9% की गिरावट देखी गई है। अरे वाह, ये तो बड़े आंकड़े हैं। हाँ, और इसी वजह से आज का जो श्रम बाजार है वो लो हायर लो फायर के माहौल में है। मतलब कंपनियां कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर निकाल नहीं रही हैं, लेकिन वो नई भर्तियां भी नहीं कर रही हैं। समझ गई। अमेरिका में लगभग 50 से 55% नौकरियां रीशेप हो रही हैं। रीशेप मतलब काम करने का तरीका बदल रहा है? हाँ, व्यक्ति की नौकरी वही है, बस टूल्स बदल गए हैं। और जो नौकरियां पूरी तरह खत्म हो रही हैं वो सिर्फ 10 से 15% ही हैं। और ये भी तो है कि जहां कुछ नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहीं बिल्कुल नए तरह के रोजगार भी सामने आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि डेटा सेंटर निर्माण में 2,16,000 और पावर सेक्टर में करीब 5 लाख नई नौकरियां सिर्फ अमेरिका में पैदा हुई हैं। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो लोग चाहिए ही। और कॉर्पोरेट में भी चीफ एआई ऑफिसर या CAIO जैसे नए पद आ गए हैं, जिनकी सैलरी तो 2.5 लाख से 4 लाख डॉलर से भी ऊपर जा रही है। हाँ, लेकिन इस सब में एक ट्रेंड जो सबसे अहम है वो है अपस्किलिंग। लगभग 67% कंपनियां अब बाहर से नए एआई विशेषज्ञ नहीं ढूंढ रही हैं। वो अपने ही लोगों को सिखा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बाहरी एआई इंजीनियर को कंपनी का बिजनेस समझने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन जो पुराना कर्मचारी है उसे पता है कि बिजनेस की असली समस्याएं क्या है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी है। ये बदलाव पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। हाँ, उन्नत देशों में जहां 33% नौकरियां ऑटोमेट होंगी, वहीं गरीब देशों में ये दर सिर्फ 18% है। पहली नजर में ये सुनकर ऐसा लगता है कि चलो गरीब देश इस खतरे से बच गए, लेकिन असल में ये तो बहुत डरावना है। डरावना क्यों? क्योंकि उनके पास इस नई तकनीक को चलाने के लिए बुनियादी ढांचा ही नहीं है। डेटा सेंटर्स, हाई स्पीड नेटवर्क, ये सब तो है ही नहीं वहां। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। वो देश इस क्रांति का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। अमीर देश इतनी तेजी से आगे निकल जाएंगे कि कम आय वाले देश उनके साथ किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। मतलब ये आर्थिक खाई और चौड़ी होने वाली है, दुर्भाग्य से। हाँ, खैर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ दें तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां एआई बिना किसी रोक टोक के जादू कर रहा है, जैसे स्वास्थ्य सेवा
और शिक्षा। हाँ, जीव विज्ञान में जो हो रहा है वो तो अकल्पनीय है। सच में शोध पत्र में बताया गया है कि एआई ने जो नई दवाइयां खोजी हैं उनका अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और यूसीएसएफ में तो डीनोवो प्रोटीन डिजाइन पर काम हो रहा है। डी नोवो मतलब बिल्कुल शुरुआत से, खाली स्लेट से। मतलब प्रकृति को ही रीप्रोग्राम कर रहे हैं वो। हाँ, पहले वैज्ञानिक उन प्रोटीनों को पढ़ते थे जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से बने हैं, लेकिन अब एआई क्या करता है, वो बीमारी वाले सेल का आकार देखता है और एक ऐसा नया प्रोटीन डिजाइन कर देता है जो किसी चाबी की तरह उस सेल के लॉक में फिट हो जाए। और ये प्रोटीन प्रकृति में पहले था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 8 हफ्तों में एंटी क्रिस्पर बना लिए गए। अच्छा, क्रिस्पर तकनीक जिसे हम वो जेनेटिक कैंची कहते हैं जो डीएनए को काटती है। हाँ, वही। और वो कैंची कभी कभी बेकाबू होकर गलत जगह भी काट सकती है। जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। तो एआई ने ऐसे प्रोटीन बना दिए जो इन कैंचियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग एकदम सुरक्षित हो गई है और इसी वजह से ये जो इंसान की उम्र बढ़ाने वाला लॉन्गजेविटी मार्केट है ना, ये 2035 तक $67 बिलियन का होने वाला है। बाप रे। शरीर तो ठीक है लेकिन शिक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। सालों से हम औसत छात्र के मिथक पर जी रहे थे, पूरी क्लास को एक ही तरीके से पढ़ाओ। हाँ, जो कि कभी काम नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन अब ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंटेलिजेंस आ गया है। ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता कि जवाब सही है या गलत, ये देखता है कि छात्र किसी वाक्य पर कितनी देर रुका या उसने वीडियो का कौन सा हिस्सा दोबारा देखा। इसे वो डायनामिक स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हाँ, ये कैसे काम करता है? जब कोई बच्चा किसी सवाल पर अटकता है तो एआई उसे सीधा जवाब नहीं देता, वो बस एक अच्छा हिंट देता है ताकि बच्चा खुद जवाब तक पहुंचे, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके। सही बात है। और शिक्षकों का जो कागजी काम था, कॉपी चेक करना, ग्रेड देना, वो 70% कम हो गया है। स्टैनफोर्ड के डेटा के हिसाब से छात्रों की भागीदारी 40% बढ़ गई है। और सबसे कमाल की बात, साहित्यिक चोरी या प्लेजियरिज्म तो लगभग खत्म ही हो गया है, क्योंकि हर बच्चे का प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है। आप उसे इंटरनेट से कॉपी ही नहीं कर सकते। लेकिन एक सेकंड, अगर हर छात्र के लिए बिल्कुल अलग सवाल और अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मैं सोच रही थी कि क्या वे एक दूसरे से कट नहीं जाएंगे? आपका मतलब अकेलेपन से है? हाँ, मतलब एक क्लासरूम में बच्चे एक ही मुश्किल सवाल पर साथ मिलकर माथापच्ची करते हैं, वो जो सामूहिक अनुभव होता है, क्या ये हाइपर पर्सनलाइजेशन उसे खत्म करके शिक्षा को एक एकाकी अनुभव नहीं बना देगा? ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन यहीं पर शिक्षकों का रोल बदल जाता है। कैसे? चूंकि अब शिक्षकों को वो कॉपी चेक करने वाला बोरिंग काम नहीं करना है, तो वो अपना सारा समय बच्चों के बीच इंसानी संवाद और टीम वर्क कराने में लगा रहे हैं। अच्छा, एआई सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहा है, लेकिन सहानुभूति, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब इंसान ही सिखा रहा है। ये तो काफी संतुलित लग रहा है। लेकिन देखिए, इन सभी चमत्कारों के पीछे, चाहे वो रोबोट हो या नया प्रोटीन हो, एक बहुत बड़ी जरूरत है, और वो चिप्स नहीं, बिजली है। ऊर्जा का संकट, ये 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने दस्तावेज में देखा कि 2026 में डेटा सेंटर्स की बिजली खपत 1050 टेरावाट घंटे तक पहुंच गई है। आपको पता है ये कितना है? ये पूरे जापान देश की कुल बिजली खपत के बराबर है। ये वो पॉइंट है जहां हमारी ये जादुई डिजिटल दुनिया भौतिक दुनिया की दीवार से जोर से टकराती है। हाँ, आप सॉफ्टवेयर तो रातों रात अपडेट कर सकते हैं, पर क्या आप रातों रात एक नया पावर प्लांट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए, वहां नए ग्रिड कनेक्शन के लिए 8 से 10 साल की वेटिंग चल रही है। 8 से 10 साल? हाँ, तो कंपनियों ने इंतजार करना छोड़ दिया। उन्होंने ब्रिंग योर ओन पावर या BYOP शुरू कर दिया। मतलब अपना पावर प्लांट खुद लगाओ। बिल्कुल। कंपनियां अब अपने डेटा सेंटर के पास गैस प्लांट या छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर तक बना रही हैं। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने दुनिया की सबसे शानदार और तेज स्पोर्ट्स कार तो बना ली, लेकिन अचानक उसे पता चला कि भाई अगले सैकड़ों मील तक तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। बहुत खूब। और इसीलिए वो कार बनाने वाली कंपनी खुद अपने पेट्रोल पंप खोल रही है। लेकिन क्या एआई खुद इस ऊर्जा संकट का कोई समाधान नहीं निकाल सकता? निकाल रहा है ना। स्मार्ट ग्रिड के जरिए हमारे ग्रिड की लगभग 70% क्षमता आमतौर पर असंतुलन की वजह से बेकार जाती है। एआई 95% सटीकता के साथ भविष्यवाणी करता है कि कब कहां हवा चलेगी या धूप होगी, और उस बेकार पड़ी क्षमता को इस्तेमाल कर लेता है।
लेकिन जब ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की बात आती है तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, ये जियोपॉलिटिक्स बन जाता है। इस रिपोर्ट में सॉवरेन एआई पर काफी जोर है। हाँ, क्योंकि कोई भी देश अब किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। अमेरिका ने अपना जेनेसिस मिशन शुरू किया है। चीन के पास दुनिया के 70% एआई पेटेंट है और उनके 16 शहरों में बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही हैं। और यूरोप ने अपना एआई एक्ट और 20 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट लगा दिया है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सॉवरेन एआई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक है, पर क्या कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज रणनीतिक अन्योन्याश्रयता यानी स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस की बात करता है। ये क्या है? देखिए, एक देश के पास चिप डिजाइन करने का दिमाग है तो दूसरे के पास वो धातु है जिससे चिप बनती है। किसी के पास सस्ती बिजली है तो किसी के पास बहुत सारा डेटा है। तो मतलब सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही। हाँ, पूर्ण आत्मनिर्भरता एक भ्रम है। देशों को सहयोग करना ही पड़ेगा। तो एक तरफ राष्ट्र आपस में नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक आम इंसान के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि सच क्या है। रियलिटी कोलैप्स। हाँ, वास्तविकता का पतन। 2023 से 2025 के बीच डीप फेक में 900% की वृद्धि हुई है। सालाना 80 लाख मामले। आज ऑनलाइन जो कुछ भी है उसका 62% एआई से बना या बदला हुआ हो सकता है। और जब लोगों का सच पे से भरोसा उड़ जाता है तो समाज बिखरने लगता है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क ने कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन कानून हमेशा तकनीक से पीछे रहता है। इसीलिए इंडस्ट्री ने एक तकनीकी हल निकाला है, C2PA स्टैंडर्ड। बिल्कुल। शोध पत्र में इसे एक न्यूट्रिशन लेबल कहा गया है। जैसे खाने के पैकेट पर लिखा होता है ना कि इसमें कितनी चीनी है, वैसे ही ये लेबल बताएगा कि ये फाइल कैसे बनी है। लेकिन मैं सोच रही थी ये काम कैसे करता है, इसे कोई बदल क्यों नहीं सकता? ये क्रिप्टोग्राफिक हैश के जरिए काम करता है। जब कैमरा फोटो खींचता तो उसी वक्त फाइल के मेटा डेटा में एक डिजिटल सिग्नेचर लॉक हो जाता है। तो मतलब अगर किसी ने उस फाइल में एक पिक्सल भी बदला तो वो सिग्नेचर तुरंत टूट जाएगा और देखने वाले को वार्निंग मिल जाएगी कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए किसी वीडियो पर लेबल लगा है कि ये फेक है, लेकिन क्या सिर्फ एक लेबल लोगों को वो बात मानने से रोक सकता है जो वो पहले से ही मानना चाहते हैं? इंसान तो भावनाओं पर चलता है ना। बिल्कुल सही कह रही है, और यही इसका सबसे बड़ा सच है। कोई भी तकनीकी लेबल ये तय नहीं कर सकता कि सच क्या है। हाँ, वो सिर्फ डेटा दे सकता है। अगर हम किसी एआई को ये तय करने का अधिकार दे दें कि सच क्या है, तो वो तो और भी खतरनाक होगा। C2PA सिर्फ पारदर्शिता देता है। जानकारी मानना या ना मानना ये इंसान के अपने विवेक पर है। तकनीक समाज के मनोविज्ञान को नहीं सुधार सकती। बहुत सही बात कही आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो 2026 स्पष्ट रूप से डिप्लॉयमेंट का वर्ष है। एआई अब एक बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारे कारखाने, हमारी शिक्षा और हमारी दवाइयां निर्भर हैं। और इसकी सफलता इसी से तय हो रही है कि सिस्टम कितना सुरक्षित, पारदर्शी और ROI पॉजिटिव है। और जहां भौतिक सीमाएं नहीं हैं, वहां तो ये इंसान की क्षमता को असीम बना रहा है। बस जो समाज इस जे कर्व की शुरुआती मुश्किलों में धैर्य रखेगा, वही भविष्य में जीतेगा। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर एआई हमारा पावर ग्रिड संभाल रहा है, हमारी बीमारियां ठीक कर रहा है और हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब किसी बड़े फैसले के लिए इंसानी अंतर्ज्ञान या हमारी जो गट फीलिंग होती है उसे बस एक पुरानी, भावुक और अविश्वसनीय तकनीक मान लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना? एक ऐसा भविष्य जहां हमारी अपनी सहज बुद्धि पर मशीनी डेटा भारी पड़ जाए। खैर, आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।